Hello and welcome to Defense Lover. Today I am sitting with Colonel Neera Bhatnagar sir. Colonel sir has served in the army for 21 years. He also has an experience of 15 years in corporate. He has done his MSc in Defense Studies from DSSC Wellington. He is a postgraduate from XRI Jamshedpur, and he also has a diploma in psychometric analysis. And talking about his corporate experience, he has worked as assessor for National HR Excellence and Business Excellence in Confederation of Indian Industries. And apart from so much, he has also authored 3 books. We have been knowing Colonel sir since last 3 years now, and इनसे हमारे काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड डिस्कशंस हुए हैं. आजकल हम ये देखते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप पे अलग अलग तरह के मैसेज आते हैं जो कि कभी गांधी जी से रिलेटेड होते हैं तो कभी नेहरू जी से रिलेटेड होते हैं, एंड उसमें अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है. एंड हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कई बार वो इंफॉर्मेशन प्रॉपर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होती, कई बार गलत भी होती है. तो आज हम एक ऐसा मुद्दा लेके आए थे जिसके जो हर एक यूथ के दिमाग में चलती है बात कि गांधी जी ने इस कंट्री के लिए कुछ नहीं किया. ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे जो गांधी जी को और भगत सिंह को भी कंपेयर करते हैं. एंड एज अ यूथ कभी कभी मुझे भी ऐसा ही हमको लगता था कि गांधी जी ने थोड़ा कम किया है, भगत सिंह ने ज़्यादा किया है. और आज के 90% यूथ को ऐसे लगता होगा कि भगत सिंह ने उनके वॉलेंट तरीके से जो वो करना चाह रहे थे वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता था. तो सर वेलकम टू डिफेंस लवर सर. थैंक यू राघव. सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि गांधी जी सब लोग बात करते हैं और हम हमारे फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन ये होता है कि चरखे से हमको आज़ादी नहीं मिली है, और जो आज़ादी मिली है वो हमें जो भगत सिंह की वजह से मिली है या फिर रानी लक्ष्मीबाई की वजह से मिली है, या और भी जो अलग अलग क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश से फाइट करने की कोशिश करी फेस टू फेस, उनसे हम जीते हैं. तो सर आपका इस बारे में आपका क्या ख्याल है? राघव, ऐसा है कि किसी भी हम ग्रेट पर्सनालिटी को, लीडर को अगर हम एवेल्युएट करें, ओके, तो जब तक हम इंसिडेंट्स एक इंसिडेंट निकाल के अगर करने लगेंगे तो कभी सही नहीं हो पाएगा. बिकॉज लीडर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस. और अगर मान लो, मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप कि आज से 25 साल के बाद अगर मान लो कि मेरे ग्रैंडसन से ग्रैंड डॉटर वो मेरे से आगे मोदी जी के बारे में पूछें कि नाना जी आपके समय मोदी जी आए थे तो उनके बारे में आपकी क्या राय है, तो मैं जिसने उनको देखा तो मैं यही बोलूँगा कि भाई ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर. तो हो सकता है कि मेरे ग्रैंडसन्स उस ओपिनियन या व्यू से डिफ़र कर रहे हों, और उसके कई कारण भी हो सकते हैं. तो वो तुरंत बोलेंगे नहीं नाना जी, उन्होंने तो सुना कि जो कम्युनल एनवायरनमेंट था देश का ख़राब हो गया था, उनके रिफॉर्म्स जो लाए थे उससे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, कई रिफॉर्म्स जो लाए वो वापस लेने पड़े, तो इसका मतलब है बगैर सोचे समझे लाए हैं. तो मैं फिर उससे यही पूछूंगा कि भाई ये सब तुम पढ़ क्या रहे हो. एंड अगर वो एंड इफ दे टर्न ऑन से कि साहब नाना जी हमने तो बरखा दत्त की किताब पढ़ी, तो आप ही बताओ कि बरखा दत्त मोदी जी के बारे में क्या लिखेगी. सर अगर बरखा दत्त अगर कोई लिखती है या फिर हम कह लें और भी जैसे उनके जैसे राइटर्स लिखेंगे तो आई थिंक दे विल राइट एंटी मोदी स्टफ. ओके, तो इसका मतलब ये है कि आप ये समझते हो कि और ये मानते हो कि बरखा दत्त विल नॉट बी राइटिंग गुड थिंग्स अबाउट मिस्टर मोदी, राइट? यस. तो फिर वो जब मैं बोलूँगा कि उसको कि बेटा बरखा दत्त जब थी तो शी वॉज एंटी मोदी, शी नेवर अप्रिशिएटेड हिम, तो हो सकता है कि उसका दूसरा जवाब ये हो कि नाना जी इवन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लिखा था कि ही इज़ नॉट ए गुड इकोनॉमिस्ट. तब मेरे पास क्या आंसर होगा? तब मैं उसको अपने ग्रैंडसन को या ग्रैंड डॉटर को कैसे समझाऊंगा कि मोदी जी वॉज एन एबल लीडर एंड हाउ डिड ही राइज टू दिस लेवल.
सर अगर इस तरह का सवाल आपके होते के मन में आता है कि he has read a book of Barkha Dutt and he is getting convinced that Modi was a failed administrator or failed leader. तो सर आई थिंक हमें उसको समझाना होगा कि जो उस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस जो उस टाइम पे थे when मोदी was selected, तो क्यों लोगों ने मोदी को उस टाइम चूज किया, आपको उससे 5-10 साल पीछे उसको लेके जाना पड़ेगा. When Modi came, what was the conditions of India? Yeah, exactly. So that means कि a leader is a product of circumstances. अब अगर हम 2014 में मोदी जी आए थे, उससे उस समय क्या स्थिति थी, तो हम देखेंगे कि देश में डिस्पोंडेंसी थी, लोग हताश से थे, सिनिकल हो गए थे कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता. जो 10 साल की गवर्नमेंट रूल कर रही थी उसके ऊपर करप्शन के बहुत सारे चार्जेस थे, राइट. और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर ऑलमोस्ट सक्सीड हो रही थी. आप सबको अगर याद हो कि 2008 में जब बॉम्बे ताज होटल पे अटैक्स हुए तो देश में लोगों की कितनी हताशा की एक फीलिंग थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, 5 टेररिस्ट आके हमें जो है पूरे देश को अंडर सीज कर सकते हैं. सो इस तरह की जब सर्कमस्टांसेस की हम स्टडी करते हैं, सिचुएशन की स्टडी करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि कोई लीडर क्यों उस जगह तक पहुंच पाया, राइट. सो देयरफॉर जब हम गांधी जी की बात करते हैं या किसी भी और लीडर की बात करें, भगत सिंह जी की, ये सुभाष चंद्र बोस हैं, और भी बहुत सारे, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, तो उन सबकी जब हम उनकी स्टडी करें तो सबसे पहले हम ये करें कि वो बैकग्राउंड में जाएं और समझें कि वो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस क्या थे. ओके, नाउ आई जस्ट वांट यू टू रीड दैट द बुक दैट आई हैड रिटन. उसका जो एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट वो ज़रा 2 पैराग्राफ पढ़ के आप बताओ. सो सर की बुक है जो उन्होंने लिखी है, इट्स कॉल्ड रिबेल, एंड उसके एक्नॉलेजमेंट में वो लिखते हैं कि द बुक इज एट्रीब्यूटेड टू ऑल करप्ट एंड डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स who made me realize that the system is like a brick wall which is impregnable and if I try to break it I will only end up breaking my head. सर ये जब आपने बुक लिखी तो आपके दिमाग में क्या आया जो आपने ये सोच के आपने ओके, एक्चुअली क्या था कि जब ये बुक लिखी थी, इस बुक लिखी तो बहुत बाद में इस इंसिडेंट के, इस इंसिडेंट से प्रेरित होके, इंस्पायर होके हमने ये बुक लिखी ना. क्या हुआ था कि मैं, जैसे आप लोग यंग हो, है ना, 25-26 साल के, हम भी यंग थे और हमारे भी रोल मॉडल एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स रहे. और रोल मॉडल का अर्थ ही होता है कि हम अपनी पर्सनालिटी को उन जैसा बनाएं, राइट. तो मैं और मेरा मित्र भी, ही वॉज ऑल्सो इन आर्मी, और हमारा भी, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल थे तो हमारे बिहेवियर में भी उनके जैसा वो चाल चलन वैसे ही था. वी वर ऑल्सो प्रिटी वॉयलेंट दैट. अब एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा फ्रेंड दोनों वी वर पोस्टेड इन फील्ड, और उसकी फैमिली, मेरी फैमिली भी वहीं थी, सेपरेट फैमिली एकोमोडेशन में, और उसकी भी वहीं रहते थे. तो हमने जब जा रहे थे तो एक MTNL की स्कीम आई जिसमें 3 महीने में टेलीफोन लगने की थी, वो कि 3,500 जमा करिए और 3 महीने में फ़ोन लग जाएगा. अब हम लोग जो है पैसे वैसे दे के अपने चले गए, तो सोचा फ़ोन लग जाएगा पीछे. कौन से साल की बात होगी? 19? ये बात है 90s, मिड 90s. तो अब जब हम वापस आए 4 महीने बाद कैजुअली, तो वो पहले आ गया था. अब जिस दिन मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि मैं इसके घर गया तो देखा भाई साहब इन्होंने दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए थे. तो इसकी वाइफ बड़ी परेशान थी, तो इन्होंने जो है, इसने फिर दरवाज़ा खोला, मैं अंदर गया, मैंने कहा भाई क्या हुआ. तो इसने पूरा एक्सप्लेन किया कि जब ये 5-6 दिन से बेचारा टेलीफोन लगवाने के उसमें घूम रहा था. अब इक्विपमेंट तो लग गया, फिर वो घुमाने लगे कि साहब करंट नहीं छूट रहा, अभी वो जनकपुरी से आएगा, फलाना ऑर्डर आएगा तभी होगा. अब इसकी कैजुअल लीव ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए टेंशन में था कि अगर वापस चला गया तो फिर टेलीफोन का कनेक्शन जो है डिले हो जाएगा. सो वन डे ही वेंट एंड ठोकोड दोज पीपल.
ठीक है। और जब उसने हाथ पैर चलाए तो फिर सब इकट्ठे हो गए, भाई करप्ट तो दे आर यू नो इट, वी नो वेरी वेल दैट द करप्ट आर यूनाइटेड। तो वो सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसको घेर घार लिया। ये बेचारा खैर अपना बचा बचू के अपने आप को भाग के आया, लेकिन थोड़ा वो तो हो ही गया था, हिल गया। तो मैं, अब ये बात थी कि हम हारें कैसे, ऐसे लोगों से हार सकते नहीं। तो मैंने कहा चल अपन दोनों चल के ठोक के आते हैं। बोले भाई देख, ठोकने से काम बनेगा नहीं, वी विल गेट इनटू ट्रबल, वी आर ऑफिसर्स, सो वी कांट टेक लॉ इनटू आवर हैंड्स, नाउ वी हैव टू थिंक समथिंग न्यू। एंड देन वी केम आउट, डिवाइज्ड ए स्ट्रैटेजी। हमने 3 पोस्टर लगाए उनके बंदों के, उसमें उनके नाम लिखे और बड़े ब्रेवली हमने अपना नाम भी लिखा, कोई चीज़ नहीं छुपाई। और हम वो पोस्टर उनके ऑफिस में, MTNL के मेन ऑफिस पे चिपका के आ गए। 25 मिनट में प्रिसाइजली वो बंदा आके हमारा टेलीफोन कनेक्शन करके चला गया। तब हमें समझ में आया कि हर बार, तब हमारी ट्यूबलाइट जली, कि हर बार इट इज़ नॉट नेसेसरी टू fight or resort to violent means. At times you have to change the strategy. You have to think afresh. हम, आप लोग तो बिजनेसमैन भी हो, राइट? तो आप लोग जब कभी समस्या में फंसते हो तो क्या करते हो? सर हम कूल माइंड से सोचते हैं और सोचते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन क्या है? नहीं, आप उसको थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये बोलते नहीं बोलते? यस सर। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स ये बोलते हैं। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्या है? वही चीज़ हमने करी कि वी थॉट आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई साहब ये तरीका काम नहीं कर रहा। और हमारे कुछ लोगों ने जो थे उन्होंने मेरे को तब भी बोला था कि यार 2 बोतल रम दे दो, अपना कनेक्शन ऐसे ही लग जाएगा। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं देंगे। तो मेरे फ्रेंड ने भी मना कर दिया। सो फाइनली दिस पेड ऑफ एंड वी गॉट द कनेक्शन डन। नाउ द पॉइंट इज, उसने जब ट्यूबलाइट जलाई और हम गांधी जी को उसके बाद रियलाइज हुआ कि चलो लेट अस स्टडी अबाउट दिस मैन, बिकॉज ही ऑल्सो थॉट आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ हाउ डिड ही थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? अब आप मुड़ के, अब हम लोग जनरली, आप लोग इतिहास कैसे पढ़ते हो आजकल? सर एक्चुअली बुक पढ़े तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि हम लोग मोबाइल और उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। सो वी माइट वॉच सम डॉक्यूमेंट्रीज एंड जो स्कूल में पढ़ाया गया था वहीं तक हमने पढ़ा था। उसके आगे हमने स्कूल में कौन सी क्लास तक इतिहास पढ़ा था आपने? 10th तक पढ़ा हुआ था। Okay. 9th-10th वाज बेसिक जो था हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को भी हमारा 10th क्लास में आया थोड़ा, 3 चैप्टर्स। ओके, तो इतना ही पढ़ा हुआ है। सो बेसिकली 10th क्लास तक आपने हिस्ट्री पढ़ी। और अभी किससे पढ़ रहा हूँ आजकल? किससे? ये गांधी जी के बारे में और ये सब कहाँ से पढ़? ये तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस वायरल होते हैं। ओके, सो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया। अब मेरा ऐसा मानना है कि आप व्हाट्सएप पे इतिहास नहीं पढ़ सकते, व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं पढ़ सकते फॉर दैट मैटर, राइट? अब मैं पूछूं आपसे कि ये कैलकुलस आपने कौन सी क्लास में पढ़ा? 11th एंड 12th। तो वो बेसिक, मेरे ख्याल से डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक आप 12th में पढ़ते हैं, 11th-12th में। बाकी हायर लेवल कहाँ पढ़ेंगे? ऑब्वियसली ग्रेजुएशन, BSc करेंगे। इसी तरह इतिहास के साथ है, आपको 8th 9th तक 10th तक बेसिकली आपको इतिहास से इंट्रोड्यूस कराया गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, उसका हिस्ट्री जो है कंटिन्यूस 5000-7000 साल से है। अब आप स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, उसके बाद मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कनिष्क, कुशन आए, हर्षवर्धन, और ये सब आप पढ़ते जाते हो लाइन से। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है। आपको अगर हायर लेवल पढ़ना है तो आपको ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, जैसे आप हायर मैथ्स पढ़ते हो कि कैलकुलस पढ़ी, वो सब। तो ये व्हाट्सएप कोई तरीका नहीं है। सेकेंडली आई वुड लाइक टू से कि हिस्ट्री जो है एक थ्रेड की तरह है, आप बीच बीच में से पीसेस निकाल के पढ़ते हो। किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया, एक इंसिडेंट, और बोला गांधी जी ने ये कहा था, हाँ सर, या ये किया था। कई बार ऐसा होता है। लेकिन आप जब अभी अगर मैं बोलूं कि मोदी जी ने जो है वो CAA पे जो है वो वापस लेना पड़ा और बहुत दंगे हुए CAA को लेकर, फार्म लॉस, CAA सिटीजन्स अमेंडमेंट। तो
वो उसको लेके दंगे हुए। तो जब अगर हमें ये नहीं मालूम कि सीएए लाया क्यों गया था, बस एक इंसिडेंट निकाल के कोई आज से 25 साल बाद वो जुलूस और वो सब निकाल दे और वायलेंस जो दिल्ली में हुआ, तो उससे काम नहीं बनने वाला ना। गलत तरीका होगा ना पढ़ने का। वो उसको पूरी वो स्थिति पढ़नी पड़ेगी कि सीएए लाया क्यों गया था, क्या इश्यूज थे उसके पीछे। यही चीज़ गांधी जी के साथ है। और जब हम पूरा इतिहास अगर हम स्टार्ट करें, मान लीजिए ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कि एज ए थ्रेड हम पूरा फैलाते हैं और हम कहते हैं कि ओके लेट्स सी यार फ्रीडम मूवमेंट कैसा था। तो अगर हम स्टार्ट करें कि अंग्रेज़ आए 1757 में, ओके, अगर 1757 में नहीं आए तो पहले थे, उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीती, अपना रूल एस्टैब्लिश किया, धीरे धीरे वो चारों तरफ फैल गए। ओके, तो सबसे पहले साहब आप लगाओ कितने लोग, टीपू सुल्तान लड़ा, एंग्लो मैसूर वॉर्स, फिर उसके बाद एंग्लो मराठा वॉर्स 3, उसके बाद एंग्लो सिख वॉर्स, फिर उसके बाद 1857, मतलब 1757 से लेके 1857 तक कम से कम 10 युद्ध, ग्रेट बैटल्स वो लड़े। ओके, और ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेज सेना ज़्यादा थी और हमारे सैनिक कम थे। हमारे सैनिक कई जगह क्वांटिटी में कहीं ज़्यादा थे, राइट, फिर भी हमारे लोग लगातार हारते गए इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्वांटिटी में, नंबर्स में हम लोग कहीं ज़्यादा थे। जो मराठास लेकर अगेंस्ट में उतरे असीरगढ़ फोर्ट पे, वो सेना कहीं ज़्यादा थी अंग्रेज़ों से। ठीक है, उनके इसी तरह बाकी जो भी एंग्लो मराठा वॉर्स ले लो, एंग्लो सिख वॉर्स ले लो, तो हम लगातार क्यों हारते गए इन 100 सालों में, क्यों हारते गए? सिर्फ ये कह देना कोऑर्डिनेशन नहीं था, हम लोग बटे हुए थे, वो इनफ नहीं होता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हार क्यों रहे थे। अब भी अगर हम आकलन करें पूरा सबका, तो हम आएंगे पहला कि हमारी आर्मी जो थी, जो राजाओं की आर्मी थी, वो उस लेवल की, उस क्वालिटी की ही नहीं थी। क्वांटिटी का चक्कर नहीं है, क्वांटिटी में तो बहुत ज़्यादा थे, क्वालिटी में, क्वालिटेटिवली वो कोई भी मैच नहीं थे ब्रिटिश फौज के। ना हमारे राजाओं के पास उनकी आर्मीज़ में उस तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था। आपको ताज्जुब होगा, मैं पढ़ के एक स्टडी, वो नादिर शाह ने क्या लिखा था वो सुनाता हूँ, तब आपको लगेगा। Okay, Nadir Shah, after defeating the Mughals, had commented on the strange behavior of Indian rulers. He said, "What strange practice is this that the rulers of Hind have adopted? On the day of battle, they ride on an elephant and make themselves into a target for everybody." मतलब आप सोचो, लड़ाई चल रही है, युद्ध में, भाई साहब राजा सबसे ऊपर बैठा हुआ है और दिखाई दे रहा है। आज के हिसाब से आप देखो तो मतलब जीओसी ब्रिगेड कमांडर एक मचान पे चढ़ जाए और सबको दिखाई दे दुश्मन को, वो देखो ब्रिगेड कमांडर चढ़ा, वो पहला शेल गिरेगा था। तो टैक्टिकली हम इवॉल्व नहीं हुए, क्वालिटेटिवली हम इवॉल्व नहीं हुए। हमारी आर्टिलरी गन्स बाबर लेके आया था 1526 में, वी वर टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन हमने उसके बाद ना तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव करी, ना ही उसको इन्फेंट्री और कैवलरी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, जो अंग्रेज़ों ने बहुत अच्छा किया, बेहतर किया। ना हमारे जो सैनिक थे उनकी ना ट्रेनिंग एकेडमीज थी गांव से। तो ये भी सुन रहा था कि उनकी सैलरी भी कभी कभी उनको नहीं मिलती थी, फिक्स नहीं होती थी, 3-3 महीने तो शिफ्ट होते रहते थे, वो लॉयल्टीज चेंज होती रहती थी, 3-3 कभी किसी राजा के पास, कभी दूसरे राजा। बिल्कुल बिल्कुल लॉयल्टीज चेंज हो रही। ओके, क्योंकि सैलरी समय पे नहीं, क्योंकि राजाओं की रेवेन्यू अर्निंग कैपेबिलिटीज बहुत कम थी, सो क्योंकि दे वर नॉट बेटर ऑर्गेनाइज्ड टू डू ऑल दिस। सो एज ए रिजल्ट अब आप देखेंगे कि फिर एक इशू आता है कि जब हमारे राजाओं को ये समझ, जैसे महजी सिंधिया थे, उनको समझ में आया कि हमें जो है अब अपने सैनिकों को, ऑफिसर्स को बेहतर ट्रेनिंग देनी है, तो उन्होंने हायर किए कुछ फ्रांस से ऑफिसर्स वगैरह आए, जवान भी आए, और उनको उन्होंने आर्मी में रिक्रूट किया फॉर ट्रेनिंग एंड लड़ने के लिए भी। अब उनकी सैलरी अलग होती थी, उनको कहा जाता था कंपू। लेकिन हमारा इतना डिसऑर्गेनाइज सिस्टम था इन राजाओं का कि हर कंपोनेंट उसकी जो आर्मी का था वो अपनी अपनी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स का खुद जिम्मेवार था। कोई चेन ऑफ कमांड नहीं थी
कोई हिरार्की नहीं थी ऐसी। मतलब कि कोई अगर रिच आदमी है, उसके पास 15-20 घोड़े हैं, तो वो खुद का वो बना लेता था राजा के अंडर में। हाँ, समथिंग लाइक तो he will become a सेनापति sort of, नहीं, नॉट सेनापति बट वन ऑफ द कमांडर्स। chieftains। ठीक है, हाँ, कि भाई ओके तेरे को लेफ्ट फ्लैंक दे देते हैं, तेरे अंडर में 50 घोड़े हैं। चाहे वो ट्रेन नहीं है, उससे कोई नहीं, लिंकेज वो ट्रेनिंग अपने लोकल लेवल पे करता था, उसकी कोई बेंचमार्क, जैसे आज उस समय अंग्रेज ब्रिटिश आर्मी के जो बेंचमार्क्स थे ट्रेनिंग के, वो ये लोग इन लोगों के नहीं थे। ठीक है, जैसे ब्रिटिश आर्मी या जितनी वेस्टर्न आर्मी, उनकी ट्रेनिंग एकेडमीज थी फॉर ऑफिसर्स, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एज ए रिजल्ट हर कंपोनेंट जो था उसकी राजा के सेना का, वो इंडिपेंडेंट था। अगर एक हार गया, वो निपट गया, तो भाई साहब सब धाराशाही हो गए, या एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन भी इसीलिए नहीं हो पाता था। तो हम इवॉल्व ही नहीं हो पाए उस चक्कर में, राइट। अब ये एज ए रिजल्ट 100 साल में हमारी लड़ने की काबिलियत, और लड़ता कौन था? क्षत्रिय। हाँ जी। बाकी तो पूरा हिसाब किताब देश का वैसे ही चलता था, लड़ने वाले से क्षत्रिय होते थे। एज ए रिजल्ट राजा चेंज हो जाते थे, वो वैसे ही देश चलता था या उसका किंगडम चलता था। अब पॉइंट आता है कि जब 100 साल में मिलिटरीली हमें अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था, मतलब मिलिटरी कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट ब्रिटिश वाज फिनिश्ड लिटरली, ओके। अब अगर ऐसी स्थिति में, अब जबकि सेना अगर देखी जाए इंडिविजुअल राजा की, तो कई जो बड़े राजा थे, जैसे दौलत राव सिंधिया हुए, उनकी सेना कहीं बड़ी थी अंग्रेज़ों की सेना से, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए, राइट। नाउ तो मिलिटरीली ख़त्म हो गए हम लोग। 1857 भी में भी क्रश हो गया रूथलेसली। क्यों? क्योंकि जो राजा थे वो कोई नेशनल कॉन्सेप्ट से नहीं लड़ रहे थे। उनका कॉन्सेप्ट सिंपल था कि मेरी ज़मींदारी ना जाए, मेरा राज्य ना जाए, राइट। रानी की, आपने सुना होगा झांसी की रानी का फेमस स्टेटमेंट क्या है कि मेरी झांसी ना जाए, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सो शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट भारत, शी वॉज वरिड अबाउट हर ओन लिटिल किंगडम, राइट। एंड दिस इज वॉट मेनी ऑथर्स, रिसर्च स्कॉलर्स हैव रिटन कि व्हाई डिड वी फेल इन 1857, क्योंकि वो सोच ही नहीं थी देश की, और कोई हमारे पास ऐसा लीडर भी नहीं था पैन इंडिया जो कि सारे इन सबको यूनाइट कर पाता। तो एक बंदा बूढ़ा मिला बेचारा बहादुर शाह जफर, उसको पकड़ के उन्होंने बना दी, बिठा दिया, ये सोच के कि एटलीस्ट इसके अंडर में सब यूनाइट हो जाएंगे। सो मिलिटरीली जो एक रेजिस्ट करने की जो काबिलियत थी अंग्रेज़ों को, वो ख़त्म हो चुकी थी वर्चुअली। अब आया कि सोशल कंडीशन क्या थी। अगर एक आई थिंक रोमेश चंद RC दत्त करके हैं, ICS ऑफिसर थे, उन्होंने 2-3 किताबें लिखी हैं उस समय की, इंडियन फेमीन्स और इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश एम्पायर, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है, बताया है कि कम से कम 25 से 30 मिलियन लोग इंडियंस दे डाइड बिटवीन 1875 एंड 1915। अब आप सोचो कि अगर 1875 से 1915 तक अगर 25 मिलियन, 1915 में गांधी जी आए थे, राइट, तो उस वक्त क्या हाल थे? मिलिटरीली तो हम खत्म ही हो गए बिल्कुल ही, ओके। इकोनॉमिकली 25 से 30 मिलियन लोग मर चुके थे। तो अगर मैं पूछूं कि अगर 25 से 3 मिलियन मर गए, तो ऐसे भी तो बहुत सारे लोग होंगे जो मरे नहीं लेकिन बेचारे भुखमरी में परेशान होंगे। कितने हो सकते हैं? कम से कम अराउंड 10 करोड़। इनकी कमाई बहुत कम होगी। सो जस्ट इमेजिन यार कि ये स्थिति करीब 10 करोड़ लोग इस देश के गरीबी में, और फिर ये तो बिल्कुल भुखमरी के कगार पे, बाकी भी होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना, पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन, ओके, नियर थ्रेशोल्ड, राइट, फिर पीपल अर्निंग लेस देन 10,000, तो वही कैटेगरी में अगर देखो। तो सर उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी वैसे? 30-35 करोड़ थी। तो उसमें से हम ये कह रहे हैं कि 10-15 करोड़ तो वैसे ही ये तो बुरे हाल में थे, खत्म है, और बाकी तो करीब 70-80%। So that's why when you look at the data, you find कि 85 to 90% people at the time of when we got independence were poor, okay. right? तो अगर किसी देश में इतने लोग गरीब हैं और रोटी के लिए मोहताज हैं, तो क्या उनमें वो काबिलियत होगी आर्म्ड रेजिस्टेंस की कि वो उठ के खड़े होके लड़ें?
नहीं सर, मुझे लगता है कि वो तो अपने दिनचर्या में ही व्यस्त होंगे और किसी तरीके से जैसे आधे लोग तो लेबर का काम कर रहे होंगे, 50-70% लोग। एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा ना कोई तो जो रोटी के लिए मोहताज हो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो? यही कारण था कि वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वो गीत लिखा, वो एकला चलो रे, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जी सर, सुना हुआ। ओके, सो वो इसीलिए लिखा था क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट नहीं मिल पाता था और एज ए रिजल्ट वो डिसहार्टन ना हो इस उससे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए उन्होंने ये गीत लिखा था, एकला चलो। हाँ एग्जैक्टली, हु रिजॉर्टेड टू वायलेंस, राइट। अब पॉइंट ये है कि अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी हमारी इकोनॉमिक स्थिति थी, ओके, जहाँ लोग रोजी रोटी के लिए अंग्रेज़ों पे, शासन पे, राजा पे निर्भर थे। अब बात आती है कि अगर आपको मैं गांधी पिक्चर को वो सीन दिखाऊं, याद करो अगर आप लोगों ने देखी हो, जिसमें गांधी जी वो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं कि कांग्रेस दावा करती है कि वो जनता का प्रतिनिधि है, और जनता क्या है? देश का 10 लाख देहात, ना कि दिल्ली बम्बई के कुछ गिने चुने वकील। तो जब तक, और आगे वो बोलते हैं, जब तक हम देश के किसानों के साथ, गरीब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम ना करें और उनको यकीन ना दिला दें कि हम उनके लिए हैं और उनकी भलाई के लिए हैं, तब तक क्या ज़रूरत पड़ती है उनको कि वो अंग्रेज़ों का पल्ला छोड़ के हमारे पल्ला पकड़ लें। यही चीज़ एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है वो क्या ज़रूरत है, जहाँ से रोजी रोटी आ रही है वो उसी का ही तो भैया काम करेगा, वो कैसे सब छोड़ के अपने बम फोड़ेगा। ओके, सो ये तो हमने यहाँ तक भी सुना है कि गांधी जी को भी बाइकआउट कर दिया था जब वो वहाँ से आए थे। ये एग्जैक्टली सोशल स्टेटस में आएगा जी। कि इतना सुपरस्टिशन उस समय था। सर जैसे आपने बोला कि भी कांग्रेस वकीलों के हाथ में, वो गांधी जी ने किसी सेशन में कभी बोला है, तो इसका मतलब अगर कांग्रेस सिर्फ रिच लोगों के हाथ में है तो उस टाइम तक तो उनका कोई अंदर तक रूट लेवल पे कुछ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि 1885 में कांग्रेस बनी और 1915 तक या 1914 तक जब तक गांधी जी आए या उससे उस टाइम तक एक रूट अप्रोच थी नहीं कांग्रेस के अंदर भी। हाँ, तो देखो, हम आज की कांग्रेस से कृपया करके कंपेयर मत करो। ओके। वो एक मूवमेंट था जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म था जिसमें कि इंडियंस खुद इन्वॉल्व हो रहे थे जिससे कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ पाएं। नाउ व्हेन यू से दिस, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ये एक्सट्रीमिस्ट को ये बोला था, समझाया था कि जिस दिन तुम इस तरह के वॉलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगोगे, क्योंकि कांग्रेस जो था वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी एज सच, वो कोई इलेक्शन नहीं लड़ रही थी उस वक्त, वो सिर्फ हिंदुस्तानियों को उनका हक दिलाने का एक प्लेटफॉर्म था, एक जरिया था। आज आप कोई भी संगठन बनाते हो तो वो किस लिए बनाते हो? जिससे कि आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाओ। तो ऐसे ही कांग्रेस भी था, वो कौन सी कोई सत्ता के लिए थोड़ा ना लड़ रही थी। तो उस वक्त ऐसी स्थिति में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि अंग्रेजी सरकार इतनी स्ट्रांग है कि अगर वो चाहे, जिस दिन तो हम लोग इन एक्टिविटीज़ में पड़े तो वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म ही तोड़ देगी। और आगे आने वाली जनरेशन को फिर हम कुछ भी नहीं दे पाएंगे, उनको फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। तो हमारी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि हम उनको ये प्लेटफॉर्म बना के मजबूत करके दे दें, जिससे अगली जनरेशन इस लड़ाई को और आगे ले जाए। ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। सो एज ए रिजल्ट जब हम पुराना पूरा देखते हैं कि क्या स्थिति थी, तब इकोनॉमिक स्थिति खराब थी, सोशल कंडीशन क्या थी, सुपरस्टिशंस। गांधी जी को खुद को जब वो पढ़ने जा रहे थे तो उनकी कम्युनिटी ने बॉयकॉट कर दिया, ठीक है, उनके भाई को प्रताड़ना झेलनी पड़ी, राइट। सती सिस्टम था। आज हम सब झुटला दें, कह दें कि सब ये झूठा है, अंग्रेज़ों ने फैलाया है। कास्टिज्म उदाहरण अपने सामने है,
अभी कुछ एक महीना पहले एक नीमच के वहाँ पे एक यंग लड़का जिसकी शादी हो रही थी, क्योंकि वो छोटी जात का था, उसको वो घोड़ी पे जाना था, तो आपको 150 पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन में खड़े करने पड़े। तो अगर आज 21वीं सेंचुरी में ये स्थिति हम देखते हैं तो आप कंपेयर करो कि 100 साल पहले क्या हो रहा होगा देश में। बहुत खराब सिचुएशन होगा। ओके, सो देयरफॉर इंडिया नहीं था वो। आप सोचो कि इंडिया का जो आज कॉन्सेप्ट है वो वैसा नहीं था। इंडियंस वर डिवाइडेड इनटू दलित्स, अनटचेबल्स, शेड्यूल कास्ट, मराठास के, अपर कास्ट हिंदूज के, लोअर कास्ट हिंदूज के, सिख्स, राइट, राजपूत, ब्राह्मण्स, ये सब थे। इंडियन कोई नहीं था, तमिल, और वो बाहर जाके भी अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते थे। ओके, राइट। सो देयरफॉर इस ये जो सामाजिक व्यवस्था थी ये भी हमें समझनी पड़ेगी। अगर हम आज ये देखते हैं कि हमारे बीच में जो छोटी जात का व्यक्ति है उसको बेचारे को घोड़ी पे चढ़ने में तो आपको 100 पुलिस वाले खड़े करने पड़ते हैं, जबकि हमारा ही शासन है। तो उस वक्त 100 साल पहले क्या होता होगा? सो देयरफॉर ये तो सोशल हालत थी। इकोनॉमिक मैंने वर्णन कर दिया कि गरीबी थी। आप सिर्फ एक काम करो, चंपारण का जो मूवमेंट था वही पढ़ लो, राइट, कि गांधी जी वहाँ कैसे पहुँचे, कैसे गए, राइट, वहाँ पे क्या किया, तो ही आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि फार्मर्स की कितनी बुरी स्थिति थी उस वक्त। अगर आज 65-70% फार्मर्स हैं, 65% लोग इंडिया के अगर खेती में निर्भर हैं, तो उस समय तो इंडस्ट्री नहीं थी। तो 85-90% लोग जो हैं खेती या फार्मिंग रिलेटेड उसमें डिपेंडेंट होंगे। तो किस तरह से खेती होती थी, किस तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और कितने गुजरात में भी वो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था गांधी जी ने और सरदार पटेल के अंडर में। तो जगह जगह ये जो फार्मर्स की ऑल ओवर इंडिया स्थिति थी, ये दर्शाता है कि हमारे इकोनॉमिक कंडीशन उस वक्त बहुत बुरी थी और हमारे लोग रोज़ी रोटी के लिए अंग्रेज़ी शासन पे डिपेंडेंट थे। उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो हथियार और वो उठाएं। लास्टली अब बात आती है कि क्या आप सोचते हो इस हालत में यूके, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन जिसको लोग कहते थे, किया वो उस समय का सुपर पावर था। आज अमेरिका को देख लो, राइट, अमेरिका आज का सुपर पावर है। हाँ जी। उसी तरह यूके उस समय का ग्रेट ब्रिटेन सुपर पावर था। हम क्या उम्मीद रखते हैं कि इतनी बड़ी पावर से हमारे लोग, कुछ चंद लोग, कुछ 9mm पिस्टल से लेके लड़ें, और कितने सक्सेसफुल होते? आई थिंक जब इतने बड़े बड़े राजा ही हार गए तो फिर ये कैसे होते? छोटे मोटे। सो देयरफॉर 1915 तक हम इस स्थिति में आ गए थे कि देश में एक डिस्पोंडेंसी थी, एक ऐसा माहौल था कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, निराशा का माहौल था, ठीक है। और हर कोई व्यक्ति, जैसे गांधी जी को जब हमारे साथ ये हुआ था और हम लोग, मेरे बंदे को ठुकाई हुई मेरे फ्रेंड की, तो हमें भी वही चीज़ फिर स्ट्राइक हुई कि जब गांधी जी को रेलवे स्टेशन पे फेंका गया होगा तो उनकी मनोस्थिति क्या होगी, राइट। और गांधी जी ने जब अपने दोस्तों से शेयर किया होगा तो उन्होंने भी यही बोला होगा ना कि बेटा रहने दे यार, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, लेट्स कैरी ऑन। और या उन्होंने बोला होगा कि भाई साहब अंग्रेज़ों का सिस्टम है, इट्स लाइक ए वॉल, ब्रिक वॉल, यू विल ब्रेक योर हेड। नाउ गो बैक टू गांधी मूवी एंड सी दैट सीन इन विच वो अपने दोस्तों से जब डिस्कस करते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे बेइज्जती हुई, तो उनके फ्रेंड यही चीज़ बोलते हैं और गांधी जी बोलते हैं, लेट मी टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल, राइट। अब पॉइंट आता है, आप लोग सब बिजनेसमैन हो, ठीक है, आप लोग एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस, आपने अपनी कंपनीज लॉन्च की हुई हैं। आप भी जब किसी प्रॉब्लम में घिरते हो और सारे पुराने सॉल्यूशंस फेल हो जाते हैं, तो आप यही बोलते हो, यार गुरु, लेट्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेट्स थिंक समथिंग न्यू, डिफरेंट। गांधी जी भी बार बार उस समय यही बोला करते थे कि जब भी उनके पास ये सॉल्यूशन आता था कि चलो वायलेंट एक्टिविटीज़ का, कि यहाँ बम फोड़ देंगे वहाँ, तो वो बार बार यही बोलते, इससे वो काम बनने वाला नहीं है।
राइट। आई होप अब मैं ये जो बैकग्राउंड है पूरा उस समय का, आई नो इस 10-15 मिनट में ये सफिशिएंट नहीं है इतने समय का इतिहास कवर करना, लेकिन आप प्लीज़ जाके पढ़ें। और लास्टली एक और चीज़, राजनीति में इतनी आसानी से जगह नहीं बनती है, बरसों लग जाते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं, तब जाके राजनीति में जगह बनती है। एक बंदा आता है साउथ अफ्रीका में, कुछ काम होता है, किया होता है, आपको ताज्जुब होगा, गांधी जी को सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी में, सर्वेंट सोसाइटी में ये गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके मेंटर थे, उसमें तक जगह नहीं मिल पाई ड्यू टू इंटरनल पॉलिटिक्स, जो भी हो, राइट। यहाँ तक कि जब वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ था तो गांधी जी को इनवाइट किया गया था, वो सबसे आखिरी वक्ता थे। ओके। तो इतना लंबा समय लगता है, ओके, वो सबसे आखिरी वक्ता थे। सर तो ये पढ़ने की वाली बात है कि आज गूगल पे जाइए और उनकी स्पीच पढ़िए, वो जो जिसमें उनको आखिरी वक्ता बनाया गया था, तब समझ में आएगा कि राजनीति में कितना लंबा समय लगता है। उनसे पहले सब किंग्स वगैरह बोलते हैं। हाँ, वो किंग जो भी उस समय के एफ्लुएंट लोग थे वो थे, और स्टिल काफ़ी लोग उनको सुनते हैं जब वो आते हैं कहने, तो वो मैदान भरा ही होता है। हाँ, तो उसकी वो मजाक भी बनाते थे गांधी जी के। ये ऐसा भाषण था जिसमें कि जो मंच पे बैठे लोग वो तो चले गए थे, लेकिन जनता बैठी रही थी, तो जबकि आखिरी वक्ता थे। तो कहने का अर्थ ये है, और आप लोग पढ़ो वो स्पीच, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों कि आप जाके गूगल पे खोलिए और वो स्पीच पढ़िए, तब समझ में आएगा कि देश की क्या स्थिति थी उस वक्त, किस तरह के लोग थे, किन लोगों के हाथ में, कौन लोग इन्फ्लुएंशियल थे, किनकी सुनी जाती थी। तब जाके आपको समझ में आएगा कि 1915 में जब गांधी जी आए उस समय देश की कैसी स्थिति थी, राइट। अब आप अगला सवाल आप पूछ सकते हो। सर अगला सवाल मेरा ये है कि सर ऐसा भी कई बार होता है कि हमारे व्हाट्सएप पे हमको मैसेज आते हैं कि गांधी जी वॉज मोर बायस्ड टुवर्ड्स मुस्लिम्स। ओके। तो उसमें एक चीज़ आती है, बार बार लिखी आती है कि खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्होंने कई बार उन्होंने सिर्फ मुस्लिम्स के लिए फास्ट किया, हाँ। और हिंदूज के लिए उन्होंने फास्ट नहीं किया। ओके। तो ये इसका हिस्टोरिकल ये कितना फैक्ट है या मिथ है, क्या है सर ये एक्चुअली? ओके।